गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। AS9 के कंटिन्यूइंग लेक्चर के अंदर आज हम मेंबरशिप फीस के ट्रीटमेंट को लिखेंगे और जो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं वो आज डिस्कस करके लगभग 1 घंटे में हम AS9 को आज खत्म करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपके करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता ही है, मैं सारे क्वेश्चन AS के नहीं करवा रहा हूँ, जो मॉड्यूल में थोड़े बहुत जो बचते हैं वो आपको करने होते हैं, तो आप कर लेना। मेंबरशिप फीस का जो ट्रीटमेंट था, मेंबरशिप फीस का जो ट्रीटमेंट था, राइट। मेंबरशिप फीस के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई थी। अगर मेंबरशिप फीस में सिर्फ मेंबरशिप है और अदर सर्विसेज आर सेपरेटली चार्ज, अदर सर्विसेज आर सेपरेटली चार्ज, तो उनका जो रेवेन्यू है फॉर द सेपरेट एनुअल सब्सक्रिप्शन, द फीस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। ठीक है, वो फीस तब रिकॉग्नाइज होगी, जैसे आपने पूल के लिए पैसा दिया तो जब पूल पार्टी का पैसा आया तो उसके लिए रिकॉग्नाइज कर दो। आपने जिम के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर जिम का जब पैसा दिया तब उसको आप क्लब जो है रेवेन्यू बुक करेगा व्हेन द फीस इज रिसीव्ड, व्हेन द फीस इज रिसीव्ड। लेकिन अगर मेंबरशिप फीस के अंदर सर्विसेज भी का पैसा भी हमने ले लिया, अगर मेंबरशिप फीस के अंदर हमने सर्विसेज का पैसा भी ले लिया, तो फिर आपको एक सिस्टमेटिक और रैशनल बेसिस पर विथ रिगार्ड टू टाइमिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज आपको इस रेवेन्यू को एलोकेट करना है। ठीक है भाई, मेंबरशिप फीस में आपने पूल पार्टी का भी पैसा ले लिया कि चलो 2 पूल पार्टी हम आपको करने देंगे इस फीस में, है ना। हम आपको बैंक्वेट एरिया के अंदर 2 डिनर या लंच जो भी पार्टी है हम वो करने देंगे आपको। सो इस तरीके की अगर फीस मेंबरशिप फीस के साथ ली गई है, तो वो जब वो इवेंट्स होंगे, ठीक है, ऑन टाइम बेसिस और ऑल द नेचर ऑफ ऑल द सर्विसेज आपको एक रैशनल बेसिस पर एलोकेशन करना है। ठीक है, तो मेंबरशिप फीस का मैं आपको चार्ट फॉर्म बना देता हूँ। इवेंट नहीं हो तो भी एक रैशनल बेसिस पर सिस्टमेटिक एलोकेशन होगा ही होगा, बिकॉज सर्विसेज भले अवेल ना की गई हो बट हमने तो दी ना, हमने तो दी। बट मेंबर ने नहीं ली, क्या दिक्कत है। तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से जिस हिसाब से आपने सर्विसेज रेंडर की है, बस भाई मेंबर ने अवेल की नहीं की उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो मेंबर पब्लिकेशन हमारे नहीं लेते, एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारे नहीं लेते, पर फिर भी हम तो छापते हैं ना। तो जब वो छपे तब एक रेशनल बेसिस पर उसकी कॉस्टिंग रेवेन्यू आप बुक कर दो। ये सुनो, पक्का, डन। लिख लीजिए फटाफट से। मेंबरशिप फीस का जो ट्रीटमेंट है लिखें। इफ इट परमिट्स ओनली मेंबरशिप, मैं आपको चार्ट में ही बना देता हूँ। परमिट्स ओनली मेंबरशिप, मतलब कि सिर्फ मेंबरशिप ही मिली है एंड ऑल अदर सर्विसेज आर चार्ज सेपरेटली, एंड अदर सर्विसेज आर चार्ज सेपरेटली। अगर सिर्फ मेंबरशिप का ही एंटाइटलमेंट है और अदर सर्विसेज आर चार्ज फॉर सेपरेटली, देन देन फीस शुड बी फीस शुड बी फीस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। व्हेन, कौन सी फीस? मेंबरशिप फीस। जब मिल जाए तब रिकॉग्नाइज कर देना, जब मिल जाए तब रिकॉग्नाइज कर देना। यस और नो? यस और नो? विदाउट दिक्कत? समझ आया अच्छे से? ओके। सेकंड थिंग, if fees entitles members to services, if fees entitles members to services, मतलब मेंबरशिप के साथ साथ सर्विसेज का भी एंटाइटलमेंट है, तो याद रखना, रिकॉग्नाइज ऑन अ रैशनल, लॉजिकल और सिस्टमेटिक बेसिस, recognized on a systematic or rational basis with regard to timing and nature, with
regards to timing and नेचर और टाइमिंग के हिसाब से फिर आपको एक सिस्टमेटिक और रेशनल बेस पर इसका एलोकेशन करना पड़ेगा। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात करता है प्राइस रिविजन्स की। प्राइस व्हाट आर प्राइस रिविजन्स? AS9 का कंटिन्यूटी पार्ट है जो चल रहा है, राइट? व्हाट आर प्राइस रिविजन बच्चों? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट काम करने को लिया था, मैंने कहा था 5,000 रुपये फीस लूंगा, पढ़ा दूंगा, सब कोर्सेज वोर्सेज सब करा दूंगा। अभी तुम निकले अव्वल दर्जे के नालायक, क्लासेस में आए नहीं, कोर्स जितने टाइम में होना चाहिए था उतने टाइम में हुआ ही नहीं। अब तुम कह रहे हो कि मुझे वापस भी पढ़ाओ और पूरा कोर्स पढ़ाओ, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फीस लूंगा ना, है ना? मैं कुछ एक्स्ट्रा फीस लूंगा, दैट इज प्राइस रिवीजन। तो प्राइस रिवीजन अगर मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं अब आपके लिए फीस 5 नहीं 8,000 होगी, तो मैं जो 3,000 एक्सेस इनकम है वो कब बुक करूंगा? क्या इसकी गारंटी जब होगी तभी बुक करूंगा ना, कि तुम मुझे 3,000 रुपये दे दोगे, वरना एक बार 5,000 देके स्टूडेंट 3,000 एक्स्ट्रा क्यों दे? और अगर तुम दोगे नहीं तो मैं फालतू में अपनी बुक्स में इनकम को ओवरसेट क्यों करूं? Yes or no? So price revisions के केस में when it is certain that the increment will be received, that the increased price or the increased consideration will be received, when it is certain, then you book the revenue, है ना? तो लिख लो इसमें when it is there is certainty of collection, when there is certainty of collection, when there is certainty of collection, जब collection हो जाए भाइयों बहनों, when it is certain that the collection will be received, then you book the price revision, when you book the price revision. Yes or no? AS9 special aspects are over, theory is over. Okay, now time for questions. Okay, okay, a good question we are taking right now. लिखेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। okay? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको सिर्फ एक डेट बतानी है जिस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अभी आपके सामने 10-12 5-6 डेट्स आएंगी, इवेंट्स आएंगे, पैसा आएगा, आपको बताना है किस दिन कितना रेवेन्यू कितना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी हैज फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन। और जिस साल आया था उस साल ऐसा चक्कर आ गया था लोगों को कि AS9 से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? ठीक है, कॉस्ट इट हैज फॉलोइंग सीरीज ऑफ प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फाइन पेपर। क्या होता है फाइन पेपर? खैर हमें उसका मतलब है भी नहीं, वी आर नॉट एनी डूइंग एनी साइंटिफिक रिसर्च हियर। टेबल है, डेट कॉलम है, एक्टिविटी एक कॉलम है, कॉस्ट एक कॉलम है, ओके, और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू चौथा कॉलम है। डेट कहते हैं सबसे पहले एक्टिविटी कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट मतलब इस दिन तक की कॉस्ट, जो डेट देंगे ना वहां तक की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड NRV, व्हाट इज NRV? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि नेट रिसीवेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना? 15/1/20, 15/1/20 कहते हैं रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए, ठीक है, NRV 80,000। फिर कहते हैं
पल्प, पल्प क्या होता है? पेपर बना रहे ना, तो रफ शीट्स को पल्प कहते हैं। WIP1, WIP1 कहते हैं कॉस्ट 1,20,000 हो गई, बढ़नी थी। रॉ मेटेरियल पे कुछ काम करोगे कॉस्ट बढ़ेगी ना, लॉजिकल है। NRV भी 1,20,000। फिर कहते हैं रफ पेपर बना, फिर इससे पल्प से बना रफ, रफ एंड थिक पेपर। इसको उन्होंने नाम दिया WIP2 और डेट दिए 27/1/20। की कॉस्ट दी 1,50,000 रुपये, 1,50,000, और NRV दिए 1,80,000। फिर कहते हैं पेपर रोल्स बन गए, फिर 17/2/20। पता नहीं इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से उठा के लाता। बेचारे स्टूडेंट को क्या मतलब पल्प ने पेपर रोल ने, है तो भी मजा आता है उन्हें छेड़ने में तुम्हें। फाइन पेपर रोल्स बने 1,80,000 रुपये कॉस्ट, एंड देन 3,50,000। अगर आपने AS9 को ढंग से पढ़ा है तो अभी एक झटके में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो डेली पढ़ रहे बच्चे उनका फीस, तो बहुत सारे फिगर्स इसमें नॉट काम के हैं, अपन वो साइन लगाते हैं ना नॉट काम का, बहुत सारे फिगर्स इसमें सिर्फ 2 फिगर काम के हैं, बाकी सब घटिया फिगर्स हैं। आपको वही पहचानना है, ठीक है। रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर 1,80,000, और ये क्वेश्चन कंपलसरी में आता है, याद रखना, 3,50,000। ओके, फिर कहते हैं सेल्स अग्रीड एंड इनवॉइस रेस 15 मार्च। सेल्स अग्रीड एंड इनवॉइस रेस्ड, तो सेल हो गई, बिल फाड़ दिया, 2,00,000 रुपए कॉस्ट, 3.5 लाख रुपए NRV। लास्ट इवेंट कह रहे हैं डिलीवर्ड एंड पेड 2 अप्रैल 2020, डिलीवर्ड पेड फॉर, डिलीवर्ड एंड पेड फॉर 2,00,000 रुपए NRV 3.5 लाख। टेबल बंद। करना क्या है? करना ये है, explain the stage at which you think, at which stage you think revenue will be generated, revenue will be generated, किस दिन revenue generation हुआ। Also calculate the net profit for the year ended, also calculate net profit for 31st March 2000। देशवासियों बताइए किस दिन रेवेन्यू बुक होगा और 31 मार्च 2020 का रेवेन्यू कितना होगा। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बात करता है, करोगे अपने आप कि मैं कर रहा हूँ? पहली बात, ऐसा क्वेश्चन देख के ही यूं चक्कर आते हैं कि AS9 इतने फिगर, ना AS9 ने कोई रिकॉर्डिंग, कोई अकाउंटिंग सिखाई, ना कोई एंट्री सिखाई है, ये क्या पूरा पेपर बना दिया हमने इस क्वेश्चन में। सिंपल सा आंसर है कि सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है। तो आइए ऊपर चलते हैं,
सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है कब? when the seller has transferred to the buyer property of the goods for price and all the risk and reward of ownership have been transferred. The seller retains no effective control over the goods and no uncertainty regarding the consideration and no uncertainty regarding collection. सिंपल से इस टेबल को देखो और मुझे बताओ वो डेट और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो रिकॉग्नाइज होगा किस दिन। क्या रॉ मटेरियल में कुछ रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं। डब्ल्यूआईपी में नहीं, WIP2 में नहीं, फाइन पेपर रोल्स में नहीं, रेडी फॉर सेल में नहीं। सेल्स अग्रीड एंड इनवॉइस रेस की डिलीवरी, डिलीवरी तो डिले भी कर सकते थे बायर रिक्वेस्ट पे। तो किस दिन का बुक करोगे? किस दिन का बुक करोगे और डेट क्या होगी? बस इतना सा आंसर है, बस इतना ही आंसर है। ठीक है, आंसर मैं लिखाऊं कि खुद लिखोगे? जैसे आपकी इच्छा। चलो लिखे। अकॉर्डिंग टू AS9 सॉल्यूशन, यहाँ पर AS9 की थ्योरी लिखनी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सीधे डेट लिख के आए, लो 15 मार्च, 2 लाख माइनस 3.5 लाख माइनस 2 लाख का प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, एक नंबर देंगे वो 5 में से। आप वहाँ खुशी खुशी बाहर आओगे और बोलोगे गिव मी 5, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 5 नंबर, इंस्टीट्यूट विल गिव यू 1। हाँ, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वट एवर यू नो। जो अभी 4 कंडीशन ऊपर पढ़ी लिखेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। डिक्टेट ही कर दूं, लिख दूं? डिक्टेट ही कर देता हूँ, है ना। लिखो अकॉर्डिंग टू AS9, अकॉर्डिंग टू AS9 फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये यहाँ से लिख लो। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है ऊपर। फॉर सेल ऑफ गुड्स द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, चारों कंडीशन उतार दो। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कौन सी चारों? ये चारों जो दिख रही। The seller of goods has transferred to the buyer property of goods for a price or all risk and reward of ownership have been transferred. Number 2, the seller retains no effective control of the goods. Number 3, no uncertainty regarding consideration. And number 4, no uncertainty regarding collection. यहाँ तक कॉपी करें प्लीज जल्दी से। ओके चलिए। तो आपने वो कंडीशन लिख ली ना? कंडीशन लिख ली? लिख ली। देखो in this case, all the conditions are satisfied on, मैं लिखता हूं चलो, this case all conditions, in this case all conditions are satisfied on, बोलो कौन सी डेट? 15 मार्च कि 30 मार्च? 15 मार्च 2020, when sales are agreed, when sales are agreed and invoice is raised, when sales are agreed and invoice is raised, no matter whether the goods are delivered or not, no matter whether, ये लाइन लिख के आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि हमें आता है। ठीक है, नो मैटर वेदर गुड्स आर डिलीवर्ड और नॉट, और नॉट। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन जो आप लॉ में बोलते हो। यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं बोलते, बस एनालिसिस ही बोलते हैं। ठीक है। सो प्रॉफिट ऑफ रुपीज, बोलो कितना? 1,50,000।
दिखाना भी उनको ब्रैकेट में 3.5 लाख माइनस 2 लाख should be recognized for the year ended, should be recognized for year ended 31st March 2020। एक बार इतना लिख करके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरूर देख लिया करो कि हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर लिखा है कि नहीं। एट विच स्टेज, स्टेज मतलब डेट बताई 15 मार्च 2020, एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर, तो हमने दोनों रिक्वायरमेंट बता दी। यस और नो? पक्का 100%? अब स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और एग्जामिनर के कमेंट्स इस पर जब आए, तो एक कमेंट ये भी था एग्जामिनर का कि स्टूडेंट इतने घटिया हैं। एक एग्जामिनर कमेंट था कि दिस मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज सो रफ दैट दे हैव टोटल्ड द कॉस्ट फिगर and they have totaled the NRV figure and they valued as per AS2 cost or NRV whichever is lower। सोचो, क्वेश्चन आ रहा है AS9 का, तुम लगा रहे हो कौन सा AS2। कुछ नहीं करा, बीकॉम वाले लोग थे वो, जो सिर्फ बीकॉम पढ़ते हैं रेगुलर। मजाक करो, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। हाँ, तुम दिल पे मत लो। तुमने क्या किया, कॉस्ट का फिगर का टोटल मारा, एलआरवी का टोटल मारा, और कॉस्ट और एलआरवी whichever is लोअर। और कुछ लोग तो और इंडिविजुअल आइटम को कॉस्ट और एलआरवी whichever is लोअर पे करके आ गए, नालायक लोग। यस और नो? तो दिमाग लगाना होता है ना। पहले तो एएस भी वो आपको एग्जाम में लिख के देंगे कि चलो AS9 लगा दो इसके ऊपर इस पार्ट पे, वो आपको ऐसे लिख के नहीं देते। ठीक है, कि अपना दिमाग अपना एनालिसिस काम करेगा कि AS9 लगेगा कि AS2 लगेगा। ऐसा ना, जब आपसे पूछ रहे सीधा हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड मींस इट इज AS9, मींस इट इज AS9। और पेपर 5 में तो AS2 पूछने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि पेपर 1 का AS है वो, है ना। तो दिमाग भी थोड़ा लगाना है, CA के साथ थोड़ा CS भी लगाना है। ऐसा नो? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक और अच्छा वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। चलो 3 केसेस लूंगा और आप मुझे इंडिविजुअल केसेस में बताना कि रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे केसेस एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स में आते हैं। अगर 5 मार्क्स में आया तो कंपलसरी का पार्ट आएगा, 4 मार्क्स में आता है तो इट विल बी पार्ट ऑफ द ऑप्शनल थियरी क्वेश्चन। ठीक है, आजकल तो ऑप्शनल थियरी भी सब प्रैक्टिकल सब मिक्स कर करके ही पूछ रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अब सीधा अमालगमेशन में आपका 16 नंबर का जो है या 14 नंबर का जो है क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। ठीक है, आजकल वो अमालगमेशन पहले तो हो सकता है आपसे 10 मार्क्स का बैलेंस शीट सॉल्व करवाएं और फिर आपसे वो कंडीशंस पूछ ले कि बताओ मर्जर की क्या कंडीशंस हैं, अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज की क्या कंडीशंस हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार की थ्योरी क्वेश्चंस आजकल इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस के अंदर बना बना के दे रहा है। पहले होता था ओल्ड सिलेबस में, पुराने स्कीम में जो थ्योरी पूछी जाती थी वो ऑप्शनल थ्योरी एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। आजकल वो स्कीम इंस्टीट्यूट ने खत्म कर दी है। आजकल वो आपसे थ्योरी क्वेश्चन के पार्ट में ही पूछ लेते हैं, भले वो एफएम हो, भले ऑडिट हो, ऑडिट का तो खैर थ्योरी है। ठीक है, भले वो आपका कॉस्टिंग हो, कॉस्टिंग में भी ध्यान रखना, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी क्वेश्चन जो है वो आपसे डिफरेंसेस पूछ सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 16 नंबर का थ्योरी उन्होंने आपको न्यूमेरिकल दे दिया। 10-12 का थ्योरी का न्यूमेरिकल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 3-4 की थ्योरी भी ऑप्शन ऑप्शन में नहीं, कंपलसरी पार्ट में बना के पूछ लेंगे, है ना। क्लियर? चलो, now the next question we are going to take is CS Limited provides you the following information. Illustration number 2. CH Limited, CH Limited you all know. CH Limited provides you following information. CH Limited provides you the following information. First point, goods on 15th January. Sorry, goods on
20th March, not 15 January. Goods on 20th March 2020 for rupees 60,000. Rupees 60,000 but sent on consignment basis. तो अब स्पेशल ट्रीटमेंट में आपको कंसाइनमेंट पता होना चाहिए. But sent on consignment basis. But sent on consignment basis 1,50,000 लिखा है ना. एक सेकंड इसको 150 कर लो. 60 नहीं, 150. गुड्स ऑन 20 मार्च 2020 1,50,000 on consignment basis of which 20% goods of which 20% goods unsold on the 1st March 2020. Okay, second transaction कह रहे हैं goods of 60,000 goods of 60,000 on 15th March 20 sold but at the request of buyer but at request of buyer's request पर these were delivered on 10th April 20. आपको पता है क्या करना है? क्या करना है? सेल बुक करनी नहीं करनी? किस दिन? निदेश जाना चाहता है किस दिन? 15 मार्च. और कंसाइनमेंट का क्या करोगे? 1.5 लाख पे 20% बुक करोगे? नहीं करोगे तो 1.5 लाख का कितना परसेंट बुक करोगे? कितना होगा? 1.20 बुक होगा. ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन सोचो कितने इजी से. अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट पता है सारे, कहीं गलत नहीं होगे, है ना. तो देखो ₹1,20,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं. ये क्वेश्चन अपने आप कर लाएंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें ये 4 केसेस इन्होंने ऐसे पूछ लिए, तो क्या अपन हर एक के लिए पहले एएस का नाम, फिर स्पेशल केस, फिर एनालिसिस वैसे अलग अलग लिखेंगे? नहीं, सबका एक साथ लिखेंगे, है ना. जैसे एज पर एस रेवेन्यू रिकॉग्निशन. नंबर 1, फॉर कंसाइनमेंट बेसिस द गुड्स नॉट सोल्ड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू. फिर नंबर 2, जैसे इन्होंने इसका पूछा, फिर डिलीवरी डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल हैज टेकन प्लेस एंड द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड. देन थर्ड केस जो अभी आ रहा है उस तरीके से. और फिर एनालिसिस के अंदर आप पूरा लिख सकते हो दिस डेट दिस रेवेन्यू. यस और नो? विदाउट ₹1,20,000 worth of goods sold on approval base. अब ये भी आपको पता होना चाहिए. sold on approval base on 1/12/19. 1/12/19. The period of approval is 3 months. Period 3 महीने दे दिए. Period of approval 3 months. Buyer sent approval. Buyer sent approval for 75% goods up to कब तक? 31st
January 2020 and no approval पब्लिक डिसअप्रूवल, ना तो अप्रूवल आया ना ही डिसअप्रूवल आया। रिसीव्ड टिल 31 मार्च, नहीं मतलब नो अप्रूवल, नो लिखा है ना, नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2020। बोलो क्या होगा 31 तक? अप्रूवल का पीरियड कब तक है? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा। अभी जनवरी तक तो 75% का आ गया, बचेगा है ही नहीं है तो उसको सोल्ड ही मानो पूरा ही। कुल मिला के ये फिगर इज नॉट काम का। यस और नो? तो 100% बुक होगा, याद रखना। देन अपार्ट फ्रॉम अबव, इसके अलावा इतना भरे, इतने से वो भरते नहीं है, एक और ट्रांजेक्शन दिया, बोले अपार्ट फ्रॉम अबव अपार्ट फ्रॉम, ऊपर सब जो है उसके अलावा, द कंपनी हैड मेड कैश सेल्स, कंपनी मतलब पूरे लिख देता हूँ, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 7,80,000, 7,80,000, कैश सेल 7,80,000 ग्रॉस। अभी क्यों दिया है ये बता रहे। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज अलाउड ऑन कैश सेल्स। यहाँ पर आपके एक इंटेलिजेंस और चेक करना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट सेल्स में से माइनस होता है, तो 780 माइनस 5% बुक होगा। रेट डिस्काउंट एट द रेट 5% अलाउड ऑन सेल्स, अलाउड ऑन सेल्स, अलाउड ऑन सेल्स। What you have to do? Calculate the revenue to be recognized for the year ended 31st March 2020. Tell me the total figure. फटाफट आंसर डिटेल वाला आप लिख लेना। Tell me the total figure you will recognize considering all these transactions. Fast, very good. How will you write the answer is homework? As per AS9, not as per, वो हम लॉ में भी यूज नहीं करते, ऑडिट में भी नहीं करते। According to AS9, revenue recognition for special transactions, revenue should be recognized as follows. Number one, if the goods, पहले सुन लो आंसर फिर लिख लेना। If the goods are sold on consignment basis, the stock lying unsold with the consignor should not be recognized as revenue. Number two, if goods are sold but delivery is delayed at buyer's request, पूरा ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। If goods are sold 19-20 चलेगी, but ये words होने चाहिए। Goods are sold but delivery is delayed at buyer request, the revenue should be recognized when the sales and invoices, sales is agreed and invoice has been raised. Number three, if goods are sold on approval basis, they should be recognized as revenue only when the buyer approves. But if थोड़ा सा होगा, but if reasonable time to approve or disapprove has expired, it will be treated as sales. So entire, अच्छा वो तो फिर हम एनालिसिस में लिखेंगे। Class, apart from cash sales, any discount or rebate allowed is deducted from the gross revenue. For this you will get, this is a question of 5 marks, you will get 3 marks for writing this much. Okay, and then as per the above concept or as per the requirements of this AS9, number 1 फिर से 4 points जाएंगे। In case of consignment sales, this much revenue will be recognized. In case of sales goods on approval, this much revenue will be recognized. And then चारों पॉइंट लिख करके total revenue for their March ended 31st March 2020 will be 10,41,000. Yes or no? Is it clear everybody? So this is a good question from AS9. Now apart from this, the remaining questions you do as homework. Okay? So that's all for today. Thank you. Have a nice day everybody.